चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है लाख टके की बात में। और लाख टके की बात में अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां एक बार फिर वोट डाले गए और एक बार फिर उसी तरीके की सियासी हिंसा देखने को मिली। हंगामा, मारपीट और हमला। बंगाल की सियासत का ये हिंसक मिजाज है। बंगाल में सबसे बड़ा संग्राम हो रहा है। बंगाल की राजनीति का रक्त चरित्र बार बार सामने आ रहा है। बंगाल में सियासी तल्खी की ये तस्वीरें डरा रही हैं। सोच ऐसी है कि महिला उम्मीदवार का भी लिहाज नहीं है। आरामबाग सीट से टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल पर हमले की कोशिश हो रही है। सुजाता के बॉडीगार्ड उनका बचाव करने की कोशिश कर रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ये शख्स बड़ी सी लाठी लेकर टीएमसी उम्मीदवार की तरफ बढ़ रहा है। सुजाता मंडल बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी है। उन पर हमला किया गया है। सुजाता मंडल के पीएसओ के सिर में चोट आई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। पुलिस की मदद से किसी तरह टीएमसी उम्मीदवार को गुस्साई भीड़ के चंगुल से निकाला गया। आरामबाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर इल्जाम लगे। वहीं बीरभूम में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत से बवंडर खड़ा हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद होने के बाद गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। गुस्साई भीड़ ने लाश ले जा रहे एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की। पुलिस कर्मियों पर भी पथराव किया गया। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तारकेश्वर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमले की खबर आई है। यहाँ हमला किया गया, दुकानें तोड़ी गई, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। अभी भी लोग हमले से डरे हुए हैं। ये एक दुकान उस तरह से बताने के लिए काफ़ी है कि वो गांव जहां तक पहुंचने में पुलिस को भी घंटों लगते हैं। वहां के लोग अगर अपने वोट को अपनी मर्जी से देना चाहें या राजनीतिक पार्टी को अपनी मर्जी से चुनना चाहें तो उनको क्या चीज़ भी भुगतनी पड़ सकती है। उस दुकान का हिस्सा है जिस पर रात में हमला बोला गया, चूँकि ये बीजेपी पार्टी को पसंद करता है या उसको समर्थन करता है। यहाँ से एकदम सामने दूसरी भी दुकान आपको सामने दिखाई देगी, जिसको भी एक सब्जी वाले की दुकान, उसको भी तोड़ दिया गया। उसके बाद ये टूटे हुई सारी दुकान आपको दिख रही है। टीएमसी पर हमले के आरोप लगे, लेकिन टीएमसी इससे इनकार कर रही है। उल्टे टीएमसी के नेता बीजेपी पर ही आरोप मढ़ रहे हैं। तारकेश्वर से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन। अब बात कोरोना के कहर की, जिसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और नाइट कर्फ्यू वाले राज्यों में अब एक और नाम जुड़ चुका है, देश की राजधानी दिल्ली का। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू किया तो केजरीवाल सरकार एक्शन में आ गई। दिल्ली सरकार ने सूबे में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज से नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक चलेगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये लागू रहेगा। इस नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान के मूवमेंट को पूरी तरह से छूट दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने ई पास की भी सुविधा दी है। दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन भी ई पास जारी करेगा। नाइट कर्फ्यू से कोई फायदा होगा? सर फायदा होना तो चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, तो गवर्नमेंट ने सही किया है। जो लॉकडाउन तो किया 10 से 5 की टाइमिंग है, जो ठीक है। दुकानदारों पे कोई ज़्यादा इसका असर नहीं होता, क्योंकि हम लोग 9 बजे के आसपास दुकान बढ़ा देते हैं। सरकार ने जो कर्फ्यू लगाया 10 से 5 तक का सही लगाया। क्या सोचते हैं 10 से 5 का जो कर्फ्यू है? भाई साहब, उससे कोई फला थोड़ी ना होना। 10 में क्या रात में कोरोना निकलता का? दरअसल दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में महामारी ने जिस तेजी से पैर पसारे हैं, उसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार को कड़ा फैसला लेना पड़ा। दिल्ली में पिछले 4 दिनों से रोज 3500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को तो यह आंकड़ा साल में पहली बार 4000 के पार पहुंच गया, तो सोमवार को 3548 नए केस सामने आए। लेकिन नाइट कर्फ्यू लगने से बहुत ऐसे व्यापार हैं जो लगभग शाम से जिनका काम शुरू होता है, तो उन सारे व्यापार का नुकसान होगा। तो सवाल ये उठेगा कि जिन लोगों ने शादियों के लिए जो फार्म हाउस बुक कराए या होटल बुक कराए या कोई पार्क बुक कराया, क्या वो अब बदली परिस्थितियों में कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली के आम लोगों के लिए और दिल्ली के व्यापारियों के लिए, दोनों के लिए चिंता का विषय है।
दिल्ली में आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। अब ऐसे में अगर आपको किसी जरूरी काम में रात में बाहर निकलना हो तो ई पास की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी अपने पास जरूर रखें। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में तो नाइट कर्फ्यू आज से लगा है, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पहले ही मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है और उस मिनी लॉकडाउन का असर क्या कुछ नजर आ रहा है न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी, हिंदुस्तान की औद्योगिक क्रांति का अगवा शहर। लगातार दूसरे साल ये शहर लॉकडाउन का कहर झेलने को मजबूर हो रहा है। मुंबई में ब्रेक द चेन फॉर्मूला लागू किया गया है, लेकिन इस सेमी लॉकडाउन का साइड इफेक्ट मुंबई के मेहनतकश लोगों की जेब पर भारी पड़ सकता है। दुकान, बाजार, फैक्ट्री और वर्कशॉप बंद होने से लोकल ट्रेन्स खाली दिखने लगी हैं। एक पल के लिए भी नहीं रुकने वाली मुंबई की लोकल, अब आप देखेंगे अंदर की तस्वीरें जहां पर लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा नजर आती थी, लेकिन अब इस लोकल में जो है साफ तौर पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज की दुकानों को छोड़कर सारे कारोबार का शटर डाउन होने और धारा 144 की वजह से मुंबई की सड़कों पर फुटफॉल भी बेहद कम हो गया है। ब्रेक द चेन के लिए जिस तरह से नियम पुख्ता कर दिए गए हैं, अब यहाँ पर कुछ ही लोग आपको नजर आएंगे जो कि सोशल डिस्टेंस का पालन भी कर रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं। भीड़ नजर आ रही अभी जिस तरह से ऑटो में आप देख के माहौल से अभी थोड़ा कम है। 2-2, 3-3 सवारी जाती थी, अब सवारी अभी सिंगल डबल जितना अलाउ किया है सरकार ने उतना हम कर रहे हैं। एक ड्राइवर के साथ में 2 ही आप बैठे? हाँ, 2 ही बैठा रहे हैं और टैक्सी में 3 बैठा रहे हैं। मुंबई में बॉलीवुड का पूरा काम ठप होने का खतरा मंडराने लगा है। इससे हजारों लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो सकता है। मुंबई का टेक्सटाइल बिजनेस हर महीने 5,000 करोड़ की कमाई करता है, लेकिन अब ये मजदूरों की भारी कमी झेल रहा है। भिवंडी की पावरलूम फैक्ट्रियों की बात की जाए तो यहाँ लगभग 50% मजदूर घर लौट चुके हैं। मुंबई ही नहीं, सूबे के दूसरे बड़े शहरों पर भी मिनी लॉकडाउन की मार दिखने लगी है। महाराष्ट्र में कोरोना की नई लहर का एपिसेंटर इस बार पुणे बना है। यहाँ मिनी लॉकडाउन के ऐलान के बाद से होटल उद्योग पूरी तरह से ठप पड़ गया है। अकेले पुणे शहर में 8500 रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं। होटल कारोबार में करीब 60,000 लोग रोजगार पाते हैं, लेकिन रोजाना करीब 6 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाला पुणे होटल उद्योग कामगारों की भयंकर किल्लत झेल रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा कामगार लॉकडाउन के खौफ से घर वापस लौट गए हैं। सिर्फ कारोबार ही नहीं, मिनी लॉकडाउन का असर धार्मिक कार्यक्रमों पर भी पड़ा है। सूबे के धार्मिक संस्थानों को 30 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया है। SOP जारी कर दी गई है, जो गाइडलाइन जारी कर दी गई है उसका पूरा पालन जो है सिद्धिविनायक मंदिर में देखने को मिल रहा है। खुद ट्रस्टी बयां कर रहे हैं कि अंदर आने की मनाही है पूरी तरह से, और जो कर्मचारी यहाँ पर तैनात किए गए थे, जो सेवा में लोग दिए गए थे, उनको भी जो है कम कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ श्वेता घुमसे, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो देखिए, समझना ये भी बेहद जरूरी है कि कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सिर्फ आर्थिक पहलू एक वजह नहीं है या एक तस्वीर नहीं है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे भयावह तस्वीर है वो ये कि कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों में, देश के अलग अलग हिस्सों के अस्पतालों में जो जरूरी बेड्स हैं उनकी कमी होती जा रही है। पॉजिटिविटी रेट 5.54%। पिछले 5 दिनों में 64 की मौत। दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन सवाल कोविड के खिलाफ तैयारियों को लेकर है। कोरोना से निपटने के लिए कितने तैयार हैं दिल्ली के अस्पताल? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और सरकारी हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी सारे बेड्स बढ़ाने का आदेश दिया है। लगभग 5,000 बेड और बढ़ाए जा रहे हैं कोविड के लिए। दिल्ली सरकार ने बेड बढ़ाने के आदेश दिए हैं, लेकिन कितना मजबूत है राजधानी में अस्पतालों का ढांचा? दिल्ली सरकार, दिल्ली प्राइवेट हॉस्पिटल का डाटा ये बता रहा है कि जो बेड्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तकरीबन 7 हॉस्पिटल में तो बिल्कुल एक भी बेड नहीं बचा है। फिलहाल अगर बेड्स की संख्या की बात करें, 13,410 पूरी दिल्ली में है, इसमें से 6,011 भर चुके हैं और 7,399 बाकी है। यानी 40 से 50% बेड्स भर चुके हैं।
इन आंकड़ों की जांच के लिए हमारी टीम राजधानी के सर गंगाराम अस्पताल भी पहुंची। गंगाराम अस्पताल के नोडल अफसर से न्यूज नेशन ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे पास ऑलमोस्ट 93 बेड्स हैं कोविड के, जिसमें से हमने 83 ऑक्यूपाई कर लिए हैं और हमारे आईसीयू के भी 51 बेड्स हमने प्रिपेयर किए हैं, जिसमें से हमारे अभी 43 बेड्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं। इवन हमारे वेंटिलेटर्स भी 15 वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं। ऑफकोर्स ये कोविड की वजह से हमारे कोविड पेशेंट्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं और बेड्स की शॉर्टेज तो आ ही रही है। यानी गंगाराम अस्पताल में 80 से 85% बेड भर चुके हैं। सरकार से वेंटिलेटर्स की मांग की जा रही है। गंगाराम अस्पताल ने 45 वेंटिलेटर की मांग की है। वेंटिलेटर्स की कमी दूसरे अस्पतालों में भी है। दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर के सेठी ने न्यूज नेशन पर वेंटिलेटर्स की कमी पर अहम बयान दिया है। इस वक्त हमको 30% बेड्स देने के लिए कहा गया है कल रात के ऑर्डर के मुताबिक, जो कि हमने प्रोवाइड कर दिए हैं ऑलरेडी। लेकिन 30 में से 28 बेड्स हमारे ऑलरेडी फुल हो गए हैं। इस वक्त 2 बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं और भी जहां कहीं मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम सरकार के साथ हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य इंतजामों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। महाराष्ट्र के कुछ शहर बेड की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इन्हीं शहरों में से एक है पुणे, जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शहर में कोरोना संक्रमण के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज यहां 10,000 के ऊपर संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे कोरोना मरीजों के लिए बेड की उपलब्धता की कमी अब महसूस होने लगी है। शहर के सारे अस्पताल लगभग हाउसफुल हो चुके हैं और मरीजों को दर बदर भटकना पड़ रहा है। कमी तो है, लेकिन खामियों को दूर करने की क्षमता भारत के पास है। महाराष्ट्र को क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देने के मुद्दे पर CSIR के डायरेक्टर जनरल ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की। CSIR की ओर से तो अगर अस्पताल बनाने की अगर बात होती है तो हमारी क्षमता ऐसी है कि हम लोग करीबन 7 दिनों के भीतर एक 50 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर सकते हैं। कि जैसे कि हम लोगों ने कई राज्यों में किया है, कुछ मध्य प्रदेश में किया है, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी स्तर पे किया है। तो इस तरह हम लोग किसी भी राज्य में अगर अस्पतालों की कमी पड़े तो CSIR जाके वहाँ पे अस्पताल अगर बना सकती है। जिला स्तर पे काम हो सकता है। और वेंटिलेटर्स की बात करें तो वेंटिलेटर्स भी जैसे कि हम लोगों ने दिल्ली सरकार को 1200 बीच में ऑर्डर उनका कंप्लीट किया था और हाल ही में कई राज्यों के साथ हमारी बात हुई है, चीफ सेक्रेटरी हैं उसके साथ, जैसे कि तमिलनाडु के हो या कर्नाटक के हो, तो इन लोगों से बात हो चुकी है और ज़रूरत पड़े तो हम लोग पूरे तैयार है कि वेंटिलेटर्स देने को CSIR की ओर से। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव है, मामला संजीदा है। कोरोना हॉटस्पॉट में जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये कदम काफी हैं? दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। जी हां, कोरोना से निपटने के लिए बड़ा सवाल यही है कि क्या जो कदम उठाए जा रहे हैं वो काफी हैं, क्योंकि देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कहर बरपा रही है। यूपी में भी बेकाबू हो रही है कोरोना की रफ्तार और इसी के मद्देनजर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने हर किसी को अनिवार्य तौर पर सभी लोगों को मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हर जिले के संबंधित अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि वहां पर हर कोई मास्क लगा रहा है। नाइट कर्फ्यू और हर किसी के वैक्सीनेशन के बारे में राज्य सरकार विचार करे, ये बात भी हाईकोर्ट ने कही है। साथ ही साथ 10वीं और 12वीं स्कूल के जो छात्र हैं उनका भी कोविड टेस्ट हो, इसके बारे में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम बात कही है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की। कोरोना की दूसरी लहर ने गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर को बड़ा झटका दिया है। कोरोना के बढ़ते केस का ही नतीजा है कि यहां का पर्यटन उद्योग दम तोड़ रहा है। आपको बताते हैं कि इस बार कोरोना ने जयपुर के टूरिज्म पर कितना असर डाला है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाला जयपुर कोरोना की सेकेंड वेव से करहा रहा है। सैलानियों के सैर सपाटे के लिए मशहूर गुलाबी नगरी पर कोरोना का फिर अटैक हुआ है। इसी का नतीजा है कि जयपुर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हवा महल, आमेर जल महल, एल्बर्ट हॉल से लेकर जंतर मंतर में एक बार फिर वीरानी छाने लगी है। कोरोना की दूसरी लहर राजस्थान के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है, बल्कि मौत का परसेंटेज जो तेजी से बढ़ रहा है वो डरा रहा है और इसके साथ ही बड़ा झटका पर्यटन विभाग को भी इस तरह हमें लगता हुआ दिख रहा है। पर्यटन का वो उद्योग जो धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था, एक बार फिर कोरोना के खौफ से बेपटरी होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हम मौजूद है हवा महल।
प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लेकिन हवा महल, आमेर, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, इन सभी की बात करें तो फरवरी माह में 4,17,000 पर्यटकों ने इनका रुख किया था, यहाँ आए थे। लेकिन इसके बाद मार्च में कोरोना के डर से 1 लाख पर्यटकों की संख्या में कमी दर्ज की है। कोरोना के खौफ में सैलानियों की संख्या तेजी से घट रही है। हवा महल पर्यटक स्थल में फरवरी में 70,584 पर्यटक आए, लेकिन मार्च में इनकी तादाद 56,217 रह गई। वहीं बात करें पूरे प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की, फरवरी में राजस्थान में 4,17,000 सैलानी आए, तो मार्च में संख्या गिरकर 3,13,000 रह गई। इसका असर पर्यटकों पे भी नज़र आ रहा है। फरवरी में 70,000 से ऊपर पर्यटक थे और अभी मार्च में 56,000 ही रह गए हैं पर्यटक लगभग। ये कोरोना का असर है, लेकिन पर्यटकों को जागरूक भी कर रहे हैं हम। बिना सैनिटाइज हाथ कराए और बिना मास्क के एंट्री भी नहीं दे रहे। पूरी पालना कर रहे हैं कोरोना से बचाव के लिए। कोरोना की दूसरी लहर का एक बार फिर होटल बिजनेस पर भारी प्रभाव पड़ा है। कोरोना के खौफ के चलते राजस्थान में होटल की बुकिंग 10,000 कैंसिल हो गई। ऐसे में पर्यटकों की कमी का सीधा असर पर्यटन स्थलों से होने वाली आय पर पड़ रहा है। तो साथ ही इस बिजनेस से जुड़े गाइड के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। जयपुर में करीब 3,000 गाइड हैं। इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है टूरिज़्म डिपार्टमेंट कि एक तो यह है कि टूरिस्ट नहीं आ रहा, तो जो गाइड लोग हैं उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया, परिवार भी ढंग से नहीं चल पा रहा है। यह है कि 2 दिन में 3 दिन में एक टूरिस्ट मिल पाता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल पर्यटक आ नहीं पा रहे हैं। जब बीच में थोड़ा कम हुआ था, डोमेस्टिक टूरिस्टों ने बहुत ज़्यादा सहायता करी, बहुत आने लगे थे, फॉरेनर तो आ ही नहीं रहे। ये हालात इसलिए हैं क्योंकि राजस्थान में एक बार फिर कोरोना बेकाबू हो रहा है। जयपुर में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं, जिसकी दहशत पर्यटन उद्योग पर भारी पड़ रही है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। इंडोनेशिया और ईस्ट तिमोर में साइक्लोन सिरोजा ने कहर बरपा रखा है। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों लोगों के दफन होने का दावा किया जा रहा है। इंडोनेशिया और ईस्ट तिमोर में साइक्लोन सिरोजा का कहर। फौलाद से बने ब्रिज का सैलाब के आगे सरेंडर। ईस्ट तिमोर में स्कूल की इमारतें टुकड़े टुकड़े हुई। बेकाबू नदियों ने पहाड़ों तक को खंड खंड कर दिया। तेज बारिश और तूफानी हवा ने मचाई तबाही। ट्रॉपिकल साइक्लोन सिरोजा ने इंडोनेशिया और ईस्ट तिमोर में ऐसा सितम ढाया कि 200 से ज्यादा जिंदगियां कीचड़ में दफन हो गई और अब भी सैकड़ों लोगों के लैंडस्लाइड के मलबे में दबे होने की अंदेशा है। शवों को गिनने का ये मंजर ईस्ट तिमोर में कुदरत के कहर की गवाही दे रहा है। इंडोनेशिया में पिछले 3 दिन से साइक्लोन सिरोजा ने तबाही मचा रखी है। पहले तूफान ने तेज हवाओं के जरिए कहर ढाया, फिर भारी बारिश ने नदियों को बेकाबू कर दिया। सबसे ज्यादा तबाही लैंडस्लाइड ने मचाई है। जोरदार बारिश से पहाड़ पस्त हो गए और मलबे का सैलाब बह निकला। ईस्ट तिमोर के सैकड़ों गांव लैंडस्लाइड की वजह से तबाह हो चुके हैं। लैम्बाता द्वीप समूह का बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड से तबाह है। बताया जा रहा है कि ईस्ट तिमोर की राजधानी दिल्ली में अब तक 300 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पूरा शहर डूब गया है। ईस्ट तिमोर में 155 लोगों की मौत हो गई। 72 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इंडोनेशिया में 127 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और सैकड़ों लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इंडोनेशिया में सेना को राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। सेना, पुलिस और रेस्क्यू टीम के मेंबर मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हैं। टीम न्यूज नेशन। चलिए अब दिखाते हैं आपको आज की अच्छी खबर जो आई है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से। ये चित्रकारी अलग तरह की है। शिक्षा से जुड़ी ये बेहद अच्छी खबर है। गांव के घरों की दीवारों पर वॉल पेंटिंग के जरिए बच्चों को पढ़ाने की मुहिम। ये छत्तीसगढ़ की सूरजपुर की तस्वीरें हैं। कोरोना की वजह से प्राइमरी स्कूल बंद है। गांव छोटे कस्बों में ऑनलाइन पढ़ाई मुश्किल है। लिहाजा सूरजपुर के प्रेमनगर जिले के एक गांव में शिक्षकों की तरफ से नई पहल की गई है। गांव के घरों की दीवारों पर इस वॉल पेंटिंग के जरिए बच्चों के लिए शिक्षा का माहौल तैयार किया जा रहा है। हमारे विकासखंड के शिक्षकों के द्वारा बच्चों के घरों पे, उनके दीवारों पे जो है हिंदी, अंग्रेजी और गणित की मूलभूत अवधारणाओं का लेखन किया जा रहा है।
जिससे विद्यालय बंद होने की अवधि में भी बच्चे अध्ययन अध्यापन से सदैव जुड़े रहे। ये दीवारें बच्चों के लिए किताब की भूमिका निभा रही हैं। क ख ग घ हो या फिर 1 2 3 4 दीवारों पर इन्हें बेहद आकर्षक तरीके से उकेरा गया है। इस मुहिम का मकसद बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखना है। शिक्षकों की इस मुहिम को काफी सराहा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए लैपटॉप की बात में आज के लिए बस इतना है, लेकिन ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग। अब देश में डिमांड उठ रही है, गली गली जान बचाएगी संजीवनी। क्यों अब हर कोई मांग रहा है वैक्सीन। देखिए रात 8 बजे खबर कट टू कट स्पेशल में पिनास त्यागी के साथ।